रोज आपके बीच में आती हूँ एक अमेजिंग एपिसोड लेके, क्योंकि आपको पता है इस वक्त पूरे मध्य प्रदेश में नशा मुक्त मध्य प्रदेश कैंपेन चल रहा है। हमारे ग्वालियर में भी हर रोज जोरों शोरों से इस कैंपेन के लिए बहुत सारे एफर्ट्स डाले जा रहे हैं। हर रोज हम आपके लिए एक ऑफिसर लेकर आते हैं जो आपको इस टॉपिक के बारे में और डिटेल में बताते हैं कि क्या क्या चल रहा है, किस तरीके से आपको नशे से दूर रहना है, और इनकेस अगर आप नशे के आदी होते भी हैं तो आपको किस तरीके से मदद लेनी है और पुलिस आपके लिए किस तरीके से मदद कर सकती है। सारे हेल्पलाइन नंबर, सब चीजों के बारे में आपको रोज बताया जाता है। उसी कड़ी में आज फिर आपके लिए एक और अमेजिंग एपिसोड लेकर आई हूँ कि किस तरीके से हमें नशे से दूर रहना है, किस तरीके से आसपास कोई इलीगल एक्टिविटी हो रही है तो हमको उस पर क्या एक्शन लेना है, सब चीजों के बारे में। और 30 तारीख तक आपको पता है ये कैंपेन चलने वाला है, और 30 तारीख तक रोज हमारे साथ एक ऑफिसर होंगे, रोज आपको इस टॉपिक को लेकर अवेयर करेंगे। उसी कड़ी में आज फिर हमारे साथ एक बहुत ही यंग और बहुत ही अमेजिंग फीमेल ऑफिसर मौजूद है, मिस अन्नपूर्णा सिरसाम, डीएसपी ग्वालियर। इनकी पहली पोस्टिंग है, बहुत यंग है। आजकल आप इन्हें रोज न्यूज़ों में देख रहे हैं, जो भी पब्लिक एक्टिविटीज हो रही है हम उसमें देख रहे हैं, तो लोगों को बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि इतनी यंग दिख रही हैं, इतनी फ्रेश फेस, और डीएसपी है मैम। तो आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल आते होंगे। आज आपके वो सारे सवाल दूर होने वाले हैं। आज आपके मन में जितने भी डाउट्स है, जितने भी सवाल है, आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, इस एपिसोड का पार्ट बन सकते हैं। कैसे? बस फोन उठाना है और कॉल करना है हमारे स्टूडियो नंबर 400959 पर। साथ ही आपको पता है हम फेसबुक पे भी लाइव होते हैं, तो आप लाइव लाइव हमें वहां भी देख सकते हैं, और अपने सवाल हमें कमेंट बॉक्स के जरिए भी कर सकते हैं। सबसे पहले रेडियो चस्का पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है ग्वालियर? ग्वालियर में तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे काफी दिन तो हुए नहीं है जी जी, बहुत बताने कम के समय लिए, हुआ है। हाँ। लेकिन 1 वीक हुआ है हाँ। तो अच्छा लग रहा है। जिम्मेदारियों के साथ आई हूँ जी तो जी, थोड़ा सा अलग फील हो रहा है। बिल्कुल। और कितना वक्त है आपको यहाँ पे हमारे ग्वालियर में? मुझे यहाँ पे 7 मंथ रहना है। ओके, सो आई होप पूरा ग्वालियर आपको इतने अच्छे से ट्रीट करे, और आप अपनी अभी तक की लाइफ की और आगे की लाइफ की, मैं कहूंगी, सबसे बेस्ट मेमोरीज हमारे ग्वालियर से लेकर जाए। होप सो। सो ये कैंपेन चल रहा है, आपकी पहली पोस्टिंग, और पहली पोस्टिंग में आपको इस तरीके का कैंपेन देखने को मिला। कैसा लग रहा है ये जो एक्टिविटीज हम देखते हैं, हमारे सारे ऑफिसर्स को आप बहुत करीब से अब देख रहे हैं, कैसा लग रहा है कि किस तरीके से ये लोग एफर्ट्स डालते हैं? जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश पुलिस नारकोटिक्स विभाग के द्वारा 15 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक नशा मुक्ति जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज की जा रही है। जैसे कि सबसे पहले तो हर दिन का शेड्यूल रेडी है 15 दिन का। पहले दिन जैसे कि ये था कि 15 जुलाई को कि जो भी सूचना है नशा मुक्ति से रिलेटेड वो हमें मीडिया को बताना है, प्रिंट मीडिया को बताना है, उसमें सूचना छपवाना है। उसके बाद अलग अलग स्कूल में जाके जागरूकता अभियान करवाना है। इसमें स्काउट गाइड के बच्चे को शामिल करना है, एनसीसी के बच्चों को शामिल करना है, एनएसएस के बच्चे को शामिल करना है, स्कूल कॉलेज कोचिंग और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है इन सबको शामिल करना है इसमें। और इसके माध्यम से युवाओं से लेके जो बुजुर्ग लोग हैं उन सब में नशा मुक्ति जागरूकता अभियान मतलब अवेयर करवाना है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो रोज चीजें हम देख रहे हैं कि कितना आप लोग हार्ड वर्क कर, हर रोज कोई ना कोई एक ऐसा आप लोग प्रोग्राम चला रहे होते हैं। हर रोज हम देख रहे होते हैं स्कूल में, कॉलेजेस में। कल बाड़े पे जो पूरा प्रोग्राम हुआ, ऐसे प्रोग्राम्स को पब्लिकली आप जब करते हैं तो बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। हर चीज आपको मैनेज करना है, वो एरिया इतना क्राउडेड है, आपको लोगों का भी ध्यान रखना है, आप सारे पुलिस वाले ऑन फील्ड है, तो आपको हर चीज का, बाकी एरियाज का भी ध्यान रखना है, ट्रैफिक वो भी देखना है, क्योंकि वो बहुत ही मेजर पॉइंट कहा जाता है बाड़ा। तो इतने खूबसूरती से और इतने अच्छे से आप चीजें बैलेंस कर रहे हैं, इतने अच्छे से इस समय ग्वालियर में हर चीज हो रही है, तो ये बहुत हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। ये जो कैंपेन है अब अपने अंतिम पड़ाव पे है, बस 5 दिन और बचे हैं। तो आपको वो एग्जाम्पल बनना है कि जिस एफर्ट से और जिस उस उम्मीद से हम लोगों ने ये कैंपेन स्टार्ट किया है, हमको वो रिजल्ट दिखना चाहिए कि 30 तारीख आने आने तक आपको 100% उस नशे को त्यागना है। और अगली बार जब कभी ऐसा कैंपेन स्टार्ट हो तो आपको वो एग्जाम्पल बनना है कि पिछली बार आपने वो कैंपेन स्टार्ट किया था, तब मैंने नशा त्यागा था, और अब मैं पूरी तरीके से नशे से दूर हूँ। तभी ये हमारे लिए फुल्ली हमारे लिए पॉजिटिव रिजल्ट है, और जो हमारे एफर्ट से हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया है वो हमारा वो पूरा होगा। मैम आप इतनी यंग है, और फीमेल ऑफिसर, बहुत से लोगों के लिए बहुत सारी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन आप बनने वाली है। एमपीएससी से आपका सिलेक्शन हुआ है, राइट? मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा आप अपनी जर्नी के बारे में हमें बताएं कि ये डीएसपी तक का सफर कैसा रहा। पहले तो मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करती है, जी बताना चाहूंगी। जी मैं छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। जी। उसमें एक छोटी सी तहसील है बिछुआ, वहां से मैं बिलोंग करती हूँ। 5th क्लास तक की मैंने जो स्कूलिंग की है हाँ। अपने गांव से कंप्लीट की है। उसके बाद फिर छिंदवाड़ा में एक स्कूल है, वहां से 12th क्लास तक अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की है। उसके बाद फिर मैंने जेई मेंस का एग्जाम दिया, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो फिर मुझे काउंसलिंग में आईटी डीएवीवी कॉलेज मिला।
उसमें मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑप्ट किया था। 4 साल तक मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के पश्चात फिर मैंने 2019 का जो एमपीपीएससी था उसका एग्जाम 2020 में हुआ था। उसमें प्रीलिम्स दिया, फिर उसके बाद मेंस हुआ, इंटरव्यू हुआ। ये मेरा पहला अटेम्प्ट था, इसमें मुझे डीएसपी की पोस्ट मिली है। क्या बात। और काफी टाइम लग गया था हमारा रिजल्ट आने के हाँ लिए, तो काफी पेशेंस भी रखना पड़ा। जी, और फिर धैर्य का फल मीठा होता है, बिल्कुल वो बिल्कुल आज मिला है। देखने को भी मिल ये गया। बात सच है। एमपीपीएससी के लिए हमारा ग्वालियर हब कहा जाता है, जिस तरीके से यूपीएससी के लिए मोस्टली स्टूडेंट्स आपको दिल्ली में देखने को मिलते हैं, दिल्ली यूपीएससी का हब कहा जाता है, ऐसे एमपीपीएससी के लिए ग्वालियर कहा जाता है। यहाँ बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो इस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, पर क्योंकि थोड़ा सा रिजल्ट देर में आता है या एग्जाम देर में आता है, इस चक्कर में बच्चे काफी ज्यादा निराश हो जाते हैं कि अरे इस एग्जाम से अब हमें कुछ नहीं मिलने वाला, सरकारी नौकरी कुछ नहीं है, बहुत वेट करना पड़ेगा। पर मैम उसका एग्जाम्पल है कि उन्होंने उस शिद्दत से वो अटेम्प्ट दिया और वो वेट किया, वो वेट पूरा वर्थ वेट था कि वो रिजल्ट मिला। मैम कुछ मैसेज उन स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे जो इस जर्नी में, क्योंकि थोड़ा वक्त लग जाता है एमपीपीएससी में, थोड़ा सा चीजों थोड़ी सी डिले है तो बहुत निराश हो जाते हैं, बहुत हताश हो जाते हैं, उनके लिए कुछ। हाँ, मैं सबसे पहले तो कहना चाहूंगी कि जो भी सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहता है, उसको पहले तो अपने अंदर 3 क्वालिटीज को लाना होगा। जी जी। एक तो हार्ड वर्क करना होगा, हाँ दूसरा कंसिस्टेंसी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज हार्ड वर्क कर लिया फिर बिल्कुल 1 वीक बाद कर रहे हैं, बिल्कुल। या 1 महीने तक कर लिया फिर 1 महीने हम रेस्ट कर रहे हैं, यहाँ हाँ घूमने चले गए वहाँ घूमने हाँ। चले गए। तो ऐसा नहीं, कंसिस्टेंसी बनाए रखना पड़ेगा। उसके बाद आप बहुत मेहनत भी करोगे, कंसिस्टेंसी बनाए रखोगे, और आपको लगेगा आप कहीं से भी कोई भी 1% भी चांस नहीं छोड़ रहे हो कि आपका सिलेक्शन ना हो। लेकिन फिर एग्जाम टाइम पर नहीं होगा, रिजल्ट डिले हो जाएगा, हम्म। ये सारी चीजें बीच में आएगी, तो आपको उसके लिए पेशेंस भी रखना पड़ेगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। इन तीनों चीजों के बिना आप, मुझे नहीं लगता कि सिविल सर्विसेज को पास कर पाओगे। सच बात इसलिए है। इसको पास करने के लिए ये तीन जो क्वालिटीज है वो होना जरूरी है एक सिविल बिल्कुल सर्वेंट। बिल्कुल सही। आपको भी अपने ऊपर ध्यान, आपको अगर इनके हिसाब इसकी तैयारी कर रहे हैं एमपीपीएससी के, तो मैम ने जो 3 क्वालिटीज बताई है, एक बार अपने आप से पूछिए कि आप मुझ में ये 3 क्वालिटीज हैं, तभी आगे जाके आप चीजों के लिए कंप्लेन कीजिए। मैम पहले जेई क्रैक किया, फिर उसके बाद में फर्स्ट अटेम्प्ट में एमपीपीएससी भी क्रैक किया। लोगों का यू नो लोगों की जज करने की आदत बड़ी होती है, तो वो ये भी कह सकते हैं अरे वो तो बहुत लकी थी शायद, इतनी आसानी से इतने मुश्किल एग्जाम्स आसानी से क्रैक होते गए। उन लोगों के लिए आपके लिए कुछ जवाब। लक एक बार काम कर जाएगा मुझे लगता है, लेकिन बार हाँ बार काम नहीं बार करता बार है। काम ये नहीं मेरा करता। पहला अटेम्प्ट था जिसका रिजल्ट 4 साल बाद आया। हाँ। लेकिन इस बीच में हमारे बहुत सारे एग्जाम भी हुए। 2020 का एमपीपीएससी हुआ, हम्म, 21 का एमपीपीएससी हुआ, हम्म, 22 का हुआ। तो मैंने 20 वाला दिया। तो 20 वाले में मेरा हो गया था, ओ, उसमें कमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट मुझे मिली थी। वाओ, हाँ, उसमें थोड़ी सी मेरे पापा की तबीयत खराब हो गई थी कोविड की वजह से, जी तो मैं जी। एग्जाम की तैयारी नहीं कर पाई थी, तो वो पोस्ट थोड़ी सी हम्म। मतलब उतनी अच्छी नहीं मिल पाई थी। ओके। फिर उसके बाद 21 में भी मेरा हो गया था, मैंने इंटरव्यू दिया था, इंटरव्यू वाओ। तक मैं पहुंच गई थी, लेकिन ओनली एक पोस्ट भरा था डीसी की, तो हो सकता है कहीं कमी रह गई होगी तो मुझे ओके। डीसी की पोस्ट नहीं मिली। फिर 22 का भी मैंने इंटरव्यू दिया है। फिर उसके बाद मैंने छोड़ दिया, गिव क्या अप कर दिया कि बात है। अब डीएसपी में ही मैं खुश हूँ, अब मुझे डेप्यूटी कलेक्टर नहीं बनना है। वाओ। नहीं मतलब, पर वो कहते हैं ना कि जो हमारे मन का नहीं हुआ वो ठीक था, जो भगवान के जो हुआ वो भगवान के मन का था शायद। तो हाँ, शायद भगवान आपको चाहते थे कि वो ये वर्दी में ही देखना चाहते थे, शायद हो सकता भगवान है। भी चाहते थे और मेरे पापा भी चाहते थे कि मैं हाँ। डीएसपी बनूं, तो बस। और अब क्या मुझे बात है। अच्छा लग रहा है, अब मुझे बिल्कुल। किसी बात का रिग्रेट नहीं है, और मैं सेटिस्फाइड भी हूँ कि मैं डीएसपी बन गई हूँ अब और मुझे। बहुत कम एज में आप इस जर्नी में आ गए हैं, तो आगे जाके हमको 100% श्योर है कि बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं और बहुत आगे तक आप जाएंगे। आपने थैंक यू। हर अटेम्प्ट क्लियर करते गए। सो क्या ऐसे आपके पास वो की आ गई थी, क्या ऐसा मतलब आपके पास वो राज आ गया था कि हर एग्जाम आपका क्लियर हो रहा था, कैसे था? हाँ, एकमात्र की थी, मुझे लगता है वो जुनून था सिविल सर्विस एग्जाम पास करने का जी और जी सिविल सर्विस में आने का। जी तो जी। जुनून एकमात्र की थी, और मेरे पेरेंट्स मेरे लिए बहुत बड़े मोटिवेशन थे। और मतलब डिफिकल्ट टाइम में भी मेरे पापा ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है। क्या बात। तो बाकी जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनके पेरेंट्स भी मुझे लगता है बहुत सपोर्ट करते होंगे, बशर्ते हैं कि आपको जो टाइम दिया जा रहा है, आपको जो अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, आप उसका फुल यूटिलाइज करें, उसका मिसयूज ना करें। कभी बिल्कुल। कभी ऐसा होता है कि बच्चों को अपन घर से बाहर पढ़ने भेजते हैं, हम्म। लेकिन वो जाकर गलत संगति में पढ़कर गलत चीजों में बिल्कुल संलिप्त हो बिल्कुल जाते हैं, बिल्कुल। और पढ़ाई उनकी जहाँ थी वहीं रह जाती है। सही बात है, ये चीज हमने बहुत ज्यादा देखने को मिली है। एक सर्वे के अकॉर्डिंग दिल्ली में जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उसमें से बहुत कम ही ऐसे हैं जो वाकई जेन्युइनली पढ़ाई कर रहे हैं, और बाकी के सबसे ज्यादा ऐसे हैं जो किसी नशे के आदी हो गए हैं या किसी अलग चीजों में पड़ गए हैं।
मैम यूथ्स में नशा बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, स्पेशली वो जो टीनेज वाली एज होती है या अर्ली अडल्टहुड वाली एज होती है, इसमें बहुत ज्यादा नशे के आदी हो जाते हैं। आप भी उस फेज से निकली हैं जब आप पढ़ाई कर रहे थे। यूजली लोगों का रीजन नशा करने के पीछे ये रहता है कि अरे हमें बहुत स्ट्रेस है, पढ़ाई का बहुत स्ट्रेस है, तो स्मोकिंग हमारा स्ट्रेस रिलीज करने में मदद करती है। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि क्योंकि आप भी उस फेज से निकली हैं, आपको कभी इस चीज की आदी नहीं हुई? हाँ, मैं आपको सबसे पहले तो जो एडिक्शन साइकिल है जी। उसके बारे में बताना चाहूंगी। बिल्कुल एडिक्शन बिल्कुल। साइकिल मतलब कई स्टेज से होकर गुजरता है। सबसे पहले तो एक कोई ट्रिगर पॉइंट होता है जो हमें मजबूर करता है हम्म, किसी ड्रग को लेने के लिए। जी। फिर उसके बाद जो ट्रिगर पॉइंट जैसे स्ट्रेस हो सकता है, कोई भी मेंटल प्रॉब्लम हो सकती है, फिजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो बिल्कुल सकती बिल्कुल है। बिल्कुल। जब इंसान इस चीज से गुजरता है उसके पास कोई दोस्त नहीं होता है, हाँ। वो चीजें शेयर नहीं कर हाँ। पाता है, तो वो सोचता है कि अब वो क्या करे। तो वो सोचता है कि शायद इन सारी चीजों को लेने से मेरा जो स्ट्रेस है वो रिलीफ हो जाएगा या रिलीफ मिल जाएगा उसको। तो फिर वो उसके अंदर क्रेविंग्स बढ़ती है ड्रग्स लेने की। जब क्रेविंग्स बढ़ेगी तो हम्म, एक टाइम आएगा कि वो क्रेविंग्स को वो पार मतलब वो चाहेगा कि क्रेविंग्स क्रेविंग्स को शांत करने के लिए वो उसका यूज करे। हम्म, फिर वो ड्रग यूज करता है। जब वो हम्म, एक बार ड्रग यूज करता है तो उसको शॉर्ट टर्म पीरियड में तो उसको मानसिक शांति मिल जाती है, हाँ। उसकी समस्या का समाधान हो हाँ। जाता है। फिर वो एक हाई फील करता है। और हम्म। फिर जैसे ही उसका इम्पैक्ट खत्म होता है ड्रग का, तो फिर से वो लो फील करने लगता है, फिर से राइट राइट। इरिटेशन होता है, फिर से उसको रिग्रेट होता है, फ्रस्ट्रेशन आता है। फिर से उसको लगता है कि वो हाई को लेने के लिए या फिर उसको अचीव करने हम्म, के लिए वो फिर से ड्रग लेता है। हम्म, तो जो उसकी बॉडी होती है उसमें एक प्रकार का टॉलरेंस आ जाता है। जी। और जैसे राइट जैसे बॉडी राइट। में टॉलरेंस बढ़ेगा, वो जो एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है जिसको ड्रग लेने से जो प्लेजर फील होता है, हम्म। फिर वो उतने पर्टिकुलर अमाउंट से नहीं होता है और उसको लगता है कि इससे ज्यादा मात्रा में ली जाए तब वो बिल्कुल। उसको वो प्लेजर फील होता है। फिर इसके बाद टॉलरेंस के बाद फिर डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। हमारा जो ब्रेन है, हमारी जो बॉडी है, वो उस ड्रग पर डिपेंड हो जाता है। उसके बिल्कुल। बिना हमारा ब्रेन काम नहीं करता, हमारी बॉडी काम नहीं करती है। हमको लगता है कि ये काम करने के लिए हमें ड्रग लेना जरूरी है। जब हम्म। डिपेंडेंसी बढ़ जाती है तो फिर एडिक्शन बढ़ जाता है। राइट। एडिक्शन बढ़ जाएगा तो एडिक्शन वो फेज होता है कि उसको पता होता है कि वो बहुत गलत है, उसके हम्म। रिश्ते टूट जाएंगे, उसकी फैमिली उसको छोड़ देगी, उसके फ्रेंड सर्कल वो बाहर हो जाएगा, राइट। सोसाइटी से बाहर हो जाएगा, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ रही है, लेकिन तब भी वो ड्रग लेगा। तो ड्रग एडिक्शन का ये वाला जो स्टेज है काफी खराब होता है। उसके बाद जो ड्रग एडिक्शन के बाद एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं, उसमें लोगों का डाइवोर्स हो जाता है, फैमिली हाँ। छोड़ देती है, इवन लोग अपराध में संलिप्त हो जाते हैं। जब पैसे जी जी। फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो जाएगी, पैसे खत्म हो जाएंगे, तो फिर कहाँ से ड्रग बिल्कुल। लेंगे हाँ। लोग। फिर चोरी करेंगे, सबसे पहले अपने घर पे चोरी करते हैं, दूसरे के घर में चोरी करेंगे, अपने दोस्तों के पास से चोरी करेंगे, इवन लोग मर्डर भी कर देते हैं। और राइट। जब ड्रग एडिक्शन में लोग जब एडिक्टेड हो जाते हैं ना, तो एक प्रकार का उनके अंदर अग्रेशन आ जाता है। उनको अगर कोई कुछ भी बोलता है, इंदौर में मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं कि अगर किसी ने कुछ बोल दिया रात में, मोस्टली वहाँ के बच्चे लोग जो है ड्रग लेने के बाद बाहर निकलते हैं रात में। अगर किसी ने कुछ बोल दिया, थोड़ी भी बात कह दी कि आपने हॉर्न क्यों बजा दिया जी या जी। ये क्यों कर दिया, तो चाकू घोंप दिया ओ। या एक दूसरे को मार दिया, एक दूसरे का मर्डर कर दिया। तो ये जो अपराधों में जो क्राइम रेट बढ़ रहा है ना, तो एक रीजन ये भी है ड्रग बिल्कुल एडिक्शन का। बिल्कुल और बिल्कुल, ये बात एक सच स्टेज तो ऐसा आ जाता है कि वो सोचता है कि अब मैं इन सब चीजों से तो बाहर निकल नहीं सकता, तो सुसाइड करने की सोचता है। तो ये लास्ट स्टेज है। तो है। ये बिल्कुल ड्रग एडिक्शन की स्टेज है जो कि बहुत बिल्कुल। ही खराब है। और ये धीरे धीरे नहीं, ये बहुत लंबे टाइम पीरियड के बाद आती है। बिल्कुल। राइट राइट। सो जितना डिटेल में मैम ने इस पूरी साइकिल को बताया है, शायद आपको अभी तक नहीं पता होगा। सो अगर आप, यूजुअली लोगों का बड़ी आदत होती है वो इजीली जज कर लेते हैं लोगों को। तो शायद लोगों को लगा हो कि यू आर सो यंग, और मैम डीएसपी हैं, कौन डरेगा, अभी तो बहुत यंग है और क्या बता पाएंगी। पर यू कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर। हम बहुत यंग हैं, ये बहुत यंग एज में सर्विसेज में आई हैं, बहुत आगे तक जाएंगी। और इतनी यंग एज में इतने मुश्किल एग्जाम्स को निकल पाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। और इतनी डिटेल में मैम ने शायद जब इस साइकिल को बताया, एक एक पॉइंट बताया कि किस तरीके से क्या होता है, फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेज में क्या होता है, अभी तक आपको नहीं पता होगा। मैम जो लास्ट स्टेज होती है जब इंसान को लगता है कि अब तो बहुत लेट हो गया, अब तो मैं इसका बहुत आदी हो चुका हूँ, अब देयर इज नो गोइंग बैक, अब तो कुछ नहीं हो सकता। फिर वो जो सिचुएशन आती है कि अब तो मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए, मेरी वजह से बहुत सारी चीजें अफेक्ट हो रही है, उसके बाद हम इंसान को कैसे बचा सकते हैं, उसकी कैसे मदद कर सकते उसके बाद उस पर्टिकुलर पॉइंट में भी जब वो सोचता है सुसाइड करने के थॉट्स उसके मन में आता है, हैं? जी। तो उसको ये भी पता होता है कि मैं मतलब इस चीज से बचना चाहता हूँ। वो हम्म। अपनी फैमिली से कहेगा, अपने हम्म। दोस्तों से कहेगा, बिल्कुल। लेकिन फैमिली और दोस्त इतने परेशान हो जाते हैं, उनको लगता है कि पहले भी राइट। यही ड्रामा कर रहा था हाँ। और अब भी यही ड्रामा यही कर रहा है, कर इसका रहा है। कुछ नहीं होने हाँ। वाला है। राइट राइट। लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूंगी,
फैमिली से अर्ज करना चाहूंगी, अपने उनके दोस्तों से अर्ज करना चाहूंगी कि अगर आपके बीच में कोई ऐसा व्यक्ति है तो उसका सपोर्ट करें, उसका मेंटल सपोर्ट करें। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी जो व्यक्ति होता है ना, वो अकेलेपन से बहुत डरता है। और आजकल हम देखते हैं कि सोशल मीडिया में लोगों के बहुत सारे दोस्त हैं, ऑनलाइन दोस्त हैं, लेकिन रियल लाइफ में एक भी दोस्त नहीं है जो उसकी परेशानियों को सुने, जो अपना कंधा दे सके उसको रोने के लिए। तो एक अच्छा दोस्त तो ऐसा बनाए, और मुझे नहीं लगता कि जिसका एक अच्छा दोस्त होगा वो व्यक्ति कभी स्ट्रेस में जाता बिल्कुल ट्रू, बिल्कुल ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी कह सकती हूँ। हमारी अकेलेपन का हमारी मेंटल हेल्थ खराब होने के पीछे सबसे बड़ा कारण यही होता है कि हम बहुत आइसोलेट हो जाते हैं, बहुत अकेले हो जाते हैं। और अब आजकल जितनी ज्यादा जिंदगी भाग दौड़ वाली है, किसी के पास टाइम नहीं है, या हम किसी को इतना टाइम ही नहीं दे पाते हम किसी को सुन ले। अगर आप किसी को सुन लो ना बस थोड़ी देर, आज मैं तो कहूंगी कि कलयुग में ये बहुत बड़ा पुण्य है कि आप किसी को थोड़ी देर सुन पा रहे हो, और आप किसी को अपनी बात कह दो ना, तो आधी सिचुएशन तो वही हल्की हो जाती है। और अब सब कुछ इतना ज्यादा हेक्टिक है, जिंदगी इतनी तेजी से दौड़ रही है, ऐसे में आपके पास एक दोस्त होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके साथ आप कम से कम अपनी बातें खुल के कह सको, जो आपको कभी जज ना कहे करे, आप उसके सामने एकदम ट्रांसपेरेंट हो। इतनी लंबी जर्नी आपकी रही, पहले जेई इंजीनियरिंग, फिर उसके बाद में सिविल सर्विसेज, उसके बाद में रिजल्ट दे से आया। आपके पास कोई ऐसा दोस्त है? मेरे पास मतलब ऐसे तो बहुत सारे दोस्त हैं जी। लेकिन दो तीन दोस्त हैं जो हजारों दोस्तों पे भारी हाँ, पड़ भारी जाते हैं। पड़ जाते हैं। मैं उसका नाम लेना चाहूंगी, दीपिका मुकाती मेरी कॉलेज फ्रेंड है, और निकिता डहरिया मेरी स्कूल फ्रेंड है। दोनों ने मेरी मतलब पूरी होल जर्नी में बहुत सपोर्ट किया है। क्या बात है। तो आपके वो पिलर रहे हैं, वो स्ट्रॉन्ग पिलर, पापा, और वो आपके दोनों मतलब दोस्त पापा थे। मम्मी फैमिली को छोड़ हाँ दिया हाँ, जाए बिल्कुल तो बिल्कुल। अब ये तो मेरी फैमिली के समान हो गए, तो मैं इनको हाँ हाँ, फैमिली में ऐसा ही होता काउंट है कि करती थोड़े हूँ। समय बाद दोस्त पता ही नहीं चलता हमें वो कैसे फैमिली बन जाते हैं, राइट। तो आपके पास ऐसे दोस्त होना बहुत जरूरी है। और संगत का भी बहुत असर पड़ता है, हमें अपने दोस्त चुनने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए। अक्सर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स में हमको ये देखने को मिला है कि वो पीर प्रेशर में आके, या नया कॉलेज ज्वाइन किया है तो अब उस ग्रुप में मुझे अपने आप को कैसे मैं मिला सकता हूँ, कैसे अपने आप को इन लोगों के साथ में मिला सकता हूँ, कैसे मैं अपनी दोस्ती कर सकता हूँ। नहीं, तो अगर वो लोग इन चीजों में है, ड्रग्स में है, दे आर स्मोकिंग, तो मैं भी करने लगता हूँ, शायद इससे मैं उनके साथ में जुड़ जाऊं। ऐसे सिचुएशन में लोग बच्चे हमने को देखने को मिला है कि ऐसे सिचुएशन में बच्चे बहुत जल्दी इन सब चीजों के आदी हो जाते हैं, ड्रग्स वगैरह के। तो ऐसे में बच्चे उन चीजों से कैसे बच सकते हैं? अपनी संगति चूज करने से पहले क्या चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए? संगति चूज करने के पहले सबसे पहले तो आप ये सोचो कि आपने अभी तक की जो जर्नी की है, इतनी लंबी जर्नी में आप क्यों आए थे, बिल्कुल और बिल्कुल अभी तक यहाँ क्यों हो, और आगे क्या करना चाहते हैं आपको। किसी व्यक्ति से अगर आप फ्रेंडशिप कर रहे हो तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस देख लो कि उसकी आदतें क्या है और आपकी आदतें क्या है। और क्या अगर आप उससे फ्रेंडशिप करोगे और उसके अंदर जो आदत है वो आदत आपके अंदर भी आएगी, और जो आदत आएगी क्या उससे आपके पेरेंट्स को कोई दिक्कत होगी? अगर नहीं होगी तो आप दोस्ती कर लो, और होगी तो फिर मत करो। राइट राइट, बहुत बहुत कम शब्द में पर बहुत गहरी बात कही है मैम ने, और ये बहुत सच बात कही है। आगे की कॉन्सिक्वेंसेस चीजें देख के ही हमें आगे आज में अपना फैसले लेने चाहिए। लाइफ सिर्फ ऑप्टिमिज्म से नहीं चलती, सिर्फ डिल्यूजन से नहीं चलती, हमें प्रैक्टिकली भी चीजों को बहुत ज्यादा देखना पड़ता है। मैम, ये जो कैंपेन का आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है, हर रोज हम आपको न्यूज में देख रहे हैं या सुमन मैम के साथ, कैसा लग रहा है? सुमन मैम हमारे साथ एक शो में रही हैं, बहुत बार हमारे साथ शो में रही हैं, और वो जब आती हैं उनका ऑरा हमको फील होता है कि वो एक लेडी सिंगम, और एक उनके अंदर एक ममता भी है, एक स्ट्रांगनेस भी है, वो बैलेंस वो बहुत ब्यूटीफुली क्रिएट करती है। तो आपका सुमन मैम के साथ कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है? अभी तक तो 7 से 8 दिन हुए हैं मैं मैम के साथ रही हूँ। जब मैं यहाँ पे नहीं आई थी इसके पहले हम लोगों की ट्रेनिंग शहडोल में थी। वहाँ की जो एसपी सर है उन्होंने बताया, सबसे पूछ रहे थे कि आपकी मेंटर कौन है, आपकी मेंटर कौन है। फिर जैसे ही मैंने बताया कि मेरी मेंटर तो मैम है, तो मैम ने सर ने कहा था कि आप रियल पुलिस वाली बनेगी फिर तो इस मतलब कम शब्दों में आप समझ जाइए कि मैम का क्या हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सच है। जब सुमन मैम को आप सुनते हो ना, तो लिटरली आपके गूज बम्स आते हैं कि वो इतनी ब्यूटीफुली कैसे चीजें हैंडल करती हैं। और हम कितना भी कह ले इक्वालिटी, पर महिलाओं के लिए आज भी चीजें मुश्किल है। हमारे पास हमारी फिजिकल
चीजें अलग हैं हमको। एक कहते हैं ना कि महिला को काम से लौटने के बाद भी काम पे लौटना पड़ता है, उसको अपना घर भी देखना पड़ता है, और हर दिन उनके लिए सेम नहीं है। हमें हमारी फिजिकल प्रॉब्लम्स भी होती है, उसके बाद भी आप सुमन मैम को देखो, रोज वो जितनी फियरलेसली हर चीजें मैनेज कर रही होती है ना, मुझे लगता है कि ग्वालियर की हर महिला के लिए वो एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। मैम अगर महिलाओं की बात करें तो नशे की वजह से सबसे ज्यादा अगर परेशानी किसी को होती है तो वो महिलाओं को होती है। घर का मुखिया अगर एक बार नशे की चपेट में आ जाता है तो पूरा घर परिवार बर्बाद हो जाता है। उसके उसके बाद सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उसकी वाइफ को उठाती है, क्योंकि मार पीट ऐसे केसेस बहुत ज्यादा आ जाते हैं। ऐसे में महिलाओं को क्या करना चाहिए, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि चुप रह जाती है, चीजें दबा जाती हैं कि ठीक है, सबके पति शायद नशा करते हैं, कोई बात नहीं, मुझे अपना घर बचाना है। तो कैसे उनको आवाज उठानी चाहिए और कैसे अपना स्टैंड लेना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशंस में? जैसे कि आपने क्वेश्चन किया उसके अनुसार मैं आपको बताना चाहूंगी, एक सर्वे हुआ था उसमें बताया गया कि जो 83% डोमेस्टिक वायलेंस की जो केसेस है, वो ऐसे घरों में हुआ है जहां उनके पार्टनर कहीं ना कहीं नशे में संलिप्त है। 83%। जी। तो अगर मुझे लगता है कि लोग नशे से दूर रहेंगे तो ये जो डोमेस्टिक वायलेंस के केस है वो अपने आप कम हो जाएंगे, क्राइम रेट भी कम हो जाएगा। उसके बाद अगर कोई महिला इस चीज से मतलब अपने पार्टनर से परेशान है, अगर वो नशे में संलिप्त है, तो नशा मुक्ति केंद्र बनाए गए हैं वहाँ। मतलब जो एक नशे से और जो डी एडिक्शन वाला स्टेज होता है उसके भी अलग अलग स्टेज होते हैं। तो वो पुलिस के पास जा सकती है, लेकिन पुलिस के पास जाना मुझे नहीं लगता कोई सॉल्यूशन है। एक तो उससे बात करे कि उसको दिक्कत क्या है, और अगर कोई परेशानी है तो उस परेशानी में उसका साथ भी दे, और तब भी नहीं मान रहा है तो फिर पुलिस के पास जाए। फिर नशा मुक्ति केंद्र भी है, फिर जो अलग अलग थेरेपी होती है, मेडिकल असिस्टेड थेरेपी होती है, मेडिकेशन ले लो, या फिर उसके बाद होलिस्टिक अप्रोच भी होती है, उसमें माइंडफुलनेस होता है और मेडिटेशन होता है, योगा होता है। ये सारी चीजें करके बिल्कुल बिल्कुल, नशे से दूर रहा जा ये सकता बात है। आपने बिल्कुल सही कहा कि यू नो ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले काउंसलिंग सबसे मददगार होती है। तो अगर आपका पार्टनर किसी प्रकार के नशे में है तो पहले तो आप खुद उनसे बात करने की कोशिश कीजिए कि क्या परेशानियां हैं। वो पति पत्नी को कहा जाता है ना, सुख दुख के साथी। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उनके दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है। फिर भी अगर चीजें आउट ऑफ कंट्रोल है, वो नहीं मान रहे हैं, तो बिल्कुल पुलिस की मदद लीजिए। अगर क्राइम आपके आसपास अगर आप कोई भी इस प्रकार की लीगल एक्टिविटी देखते हैं, चाहे वो आपके घर का इंसान क्यों ना, अगर आपको लग रहा है कि वो इलीगल तरीके से किसी भी प्रकार का नशा कर रहा है, तो प्लीज बी वोकल अबाउट इट और उसके खिलाफ आवाज उठाइए और पुलिस को बताइए। और अगर आपको खुद मदद चाहिए कि आपको इस नशे से बाहर आना है, तो बहुत सारे रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिससे आप उस नशे से हट सकते हैं। बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर इस समय ग्वालियर पुलिस द्वारा संचालित हैं कि किस 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 नंबर पे जाके आपको किस प्रकार की मदद हो सकती है। मैं वो सारे नंबर इस एपिसोड के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूंगी। वैसे तो हम समय समय पे आपको सारे नंबर के बारे में बता रहे हैं। सो प्लीज मदद लीजिए। और इस अभियान के पीछे सबसे बड़ा मोटिव ये भी है, क्योंकि नशे में आने के बाद इंसान अपनी सुध बुध खो बैठता है, तो उसके बाद सबसे ज्यादा क्राइम हो रहे होते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस के पीछे भी, जैसे कि मैम ने बताया, एक सर्वे के पीछे के अकॉर्डिंग जो रेशियो उन्होंने बताया था, तो सबसे ज्यादा नशे के बाद डोमेस्टिक वायलेंस भी हो रहे होते हैं, सबसे ज्यादा क्राइम्स भी हो रहे होते हैं। आप नशे की चपेट में आ जाते हैं तो आपको पैसे की लत भी लगती है, तो आप चोरी डकैती में भी आ जाते हैं। तो इन चीजों से दूर रहिए इन शॉर्ट, और अपने घर परिवार का ध्यान रखिए। आपको पता होना चाहिए आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है, तो वो सही राह चुनिए और गलत से सख्त से दूर रहिए। मैम जैसे आपने बताया कि आपके दोस्त थे, उन्होंने आपका बहुत साथ दिया, पर अभी आप नए यहाँ पे आए हैं ग्वालियर, और ग्वालियर में आप थोड़ा सा अकेलापन भी महसूस कर रहे हैं, तो कैसे अपना मूड लाइट करने के लिए या थोड़ा सा अपने आप को चिल करने के लिए आप क्या कर रहे हैं आजकल? मैं बुक्स पढ़ लेती थी और न्यूज़पेपर पढ़ लेती हूँ, अपने दोस्तों से बात कर लेती हूँ, घर पे बात कर लेती हूँ, और बस कुछ कुछ कॉमेडी शो देख लेती हूँ। इस तरीके से हो जाता है। और मैं जहाँ रह रही हूँ फिलहाल वहाँ थोड़ा सा गार्डन है, तो वहाँ वॉक कर लेती हूँ। तो स्टूडियो से आप हमेशा से रहे हो? नहीं, हमेशा से तो नहीं रही हूँ, लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ना मजबूरी बन गई है पुलिस डिपार्टमेंट हाँ में आने हाँ के हाँ बाद। हाँ, ये बात तो है। और बाकी तो दूसरी बुक्स में पढ़ती थी, लेकिन स्टूडियस नहीं रही हूँ। पर जिस तरीके से आपने लगातार एग्जाम्स क्लियर किए, लोगों के मन में सबसे बार जो भी हमें एस्पिरेंट सुन रहे होंगे, उनके मन में सबसे पहले तो लाइन यही आई होगी कि मैम तो शुरुआत से बहुत इंटेलिजेंट है, इसलिए उनके सारे एग्जाम्स क्लियर होते गए, हम तो बहुत एवरेज है, हमारा कैसे होगा, ऐसा लोगों के मन में आता है। तो जैसे कि आपने बताया कि आप हमेशा स्टूडियस नहीं रहे, व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट यू वर, कि मतलब एवरेज या फर्स्ट डिवीजन वाले?
या बैक बेंच? मैं स्टूडियस नहीं रही हूँ, लेकिन जितना पढ़ती थी मुझे याद रहता था, मैं फोकस्ड होके पढ़ती थी, तो ओके। नंबर मेरे हमेशा अच्छे आए, क्लास में फर्स्ट आई थी। क्या कॉलेज बात में है। मैं फर्स्ट नहीं आई कभी, लेकिन स्कूल में तो मैं हमेशा फर्स्ट आई थी। और रही बात स्टूडियस की, तो स्टूडियस तो नहीं रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जितना पढ़ रहे हो फोकस होके पढ़ो। 12 घंटा 14 घंटा पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। अगर आप 10 घंटे भी अच्छे से पढ़ रहे हो, प्रोडक्टिव कुछ आउटपुट आ रहा है, तो फिर अच्छी बात है। और बिल्कुल। अगर आप 17 घंटे भी पढ़ रहे हो और कुछ आउटकम नहीं मिल रहा है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि वो पढ़ाई हाँ काम हाँ की है। हाँ। यूजली लोग कहते हैं ना कि मैं तो 18 घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं तो 17 घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ, फिर भी मेरा एग्जाम नहीं निकल रहा है। तो उसका एग्जाम्पल मैम है कि 17-18 घंटों से कुछ नहीं होता। आपका आउटपुट होना चाहिए कि क्वालिटी ओवर क्वांटिटी की, क्वांटिटी ओवर क्वालिटी की। जितना आप पढ़ रहे हो उसमें आप क्या पढ़ रहे हो वो मैटर करता है। आपके कितने स्टडिंग आवर्स होते थे, आप कितने घंटे पढ़ते थे? शुरू-शुरू में तो मेरी 10 टू 12 आवर्स होते थे, और वो हमेशा उतने ही रहे। मैंने बताया ना कंसिस्टेंसी, तो हाँ वो हाँ मेरी सेम हाँ। वही कंसिस्टेंसी रही हमेशा। 10 जी। टू 12 आवर्स ही पढ़ा है मैंने, शुरू से लेके लास्ट तक। क्या लेकिन हम बात लोग पढ़ने के बाद जैसे जो खाली टाइम रहता था ना हम है। लोगों का, तो हमारा एक फ्रेंड सर्कल था, उसमें हम लोग ग्रुप डिस्कशन किया करते थे। किसी भी टॉपिक को लेके, आंसर राइटिंग हो, चाहे इंटरव्यू हो, चाहे जी जी। प्रीलिम्स हो, कि ये क्वेश्चन बन सकते हैं, इसका आंसर ये हो सकता है, इस आंसर को इस तरीके से लिखा जा सकता है, इसमें ये ऐड ऑन किया जा सकता है। तो खाली टाइम पे हम ये भी किया करते थे, चाय की दुकान पे बहुत सारी बकवास बातें भी किया करते थे, अ, कभी कभी गार्डन घूमने चले जाया करते थे। जी तो इस जी तरीके जी। से जो स्ट्रेस रहता है ना पढ़ाई के बाद, हम्म। वो भी चला जाता सो है। बेसिकली जो जिस समय में आप पढ़ नहीं रहे थे उस समय में भी आप पढ़ ही रहे थे, देखा जाए तो, हाँ, वो मस्ती ग्रुप से। मस्ती में पढ़ लिया करते थे, हाँ। लगता नहीं था कि पढ़ रहे हैं। तो फुल डेडिकेटेड स्टडी। जब एग्जाम का रिजल्ट लेट आया तब क्या मन में कभी कोई डाउट आया कि यार थोड़ी गड़बड़ी तो नहीं हो गई, इंजीनियरिंग में ही आगे चले जाना तो नहीं ठीक था? कभी ऐसे डाउट आया? नहीं, ऐसे कोई डाउट नहीं थे। मुझे खुद पे विश्वास था कि कुछ क्या ना कुछ बात। तो अच्छा मिलेगा, क्योंकि मेहनत काफी की थी मैंने, मेरे दोस्तों ने। तो ऐसा कुछ भी डाउट नहीं था। और वो डाउट, लगातार सारे एग्जाम्स निकलते गए तो कभी मन में यूपीएससी का नहीं आया कि अब थोड़ा बड़ा और एम करते हैं, इसी तो यूपीएससी देते हैं? एम तो मेरा यूपीएससी का था, लेकिन 2019 में मैं पास आउट हुई। उसके बाद फिर नोटिफिकेशन आ गया था 6 मंथ के बाद, तो फिर मैंने सोचा, मैं पहले यूपीएससी करने के लिए दिल्ली जाने वाली थी, किसी जी कारणवश मैं जा नहीं पाई। तो मैंने सोचा था मैं सेल्फ ही करूंगी या फिर जी। इंदौर से कर लूंगी। लेकिन फिर इसका प्रीलिम्स दे दिया, हम्म एमपीपीएससी 2019 का प्रीलिम्स निकल गया। हम्म। फिर वो 1 साल तक रिजल्ट नहीं आया, उसमें हाँ फंसे रहे हम, मेंस की तैयारी करते रहे। फिर 1 साल तक फिर मेंस का एग्जाम हुआ, फिर 1 साल तक रिजल्ट नहीं आया, फिर जी से जी। उसमें फंसे रहे। हाँ इसी बीच फिर 2022 का प्रीलिम्स हुआ, हम्म। सॉरी 20 का, जी तो जी उसमें जी। भी हो गया। तो हाँ। मतलब एक चक्र था, चक्रव्यूह में हम लोग फंस गए, फंस और फिर गए। उससे बाहर निकल नहीं पाए, और यूपीएससी की तैयारी नहीं कर पर वो पाए। चक्र बहुत ही अच्छा चक्र था, जो चक्र आपको बिल्कुल बहुत अच्छी जगह पे लेकर आया। और मैम को अभी 7 महीने ग्वालियर में है, मैं चाहूंगी कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपका यहाँ से जाए, और आप इतनी अच्छी मेमोरीज यहाँ बना के जाएं कि आपको जिंदगी भर याद रहे। और कभी थैंक यू। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि कोई मनपसंद पोस्टिंग आपको चाहिए तो आप वापस हमारे ग्वालियर ही आए। हाँ बिल्कुल, काश ऐसा हो। बिल्कुल 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 मैम। सो अगर हम जैसे एमपीपीएससी की बात करते हैं तो लोगों को अधिकतर ये रहता है कि सेम ही तो एग्जाम्स है, यूपीएससी दे रहे हो तो एमपीपीएससी भी दे लो, यूपीएससी दे रहे हो तो कोई और बीपीएससी आई है तो वो भी एग्जाम दे लो। पर क्योंकि आप इतने वक्त से इस एग्जाम को देते हुए आए हो, आपने इसको बहुत डीपली स्टडी किया है, तो आपको पता है क्या वाकई एग्जाम सेम है कि डिफरेंट है, अप्रोच डिफरेंट रखनी यूपीएससी और पड़ती है या एमपीपीएससी, एमपीपीएससी? ये दोनों बहुत ज्यादा डिफरेंट है, दोनों का सिलेबस बहुत ज्यादा जी डिफरेंट है। जी। यूपीएससी बहुत ब्रॉड है, राइट। और उसका छोटा सा पार्ट एमपीपीएससी है। जी जी उसमें बहुत ब्रॉड अप्रोच अपनानी पड़ती है जी। आपको, स्टडी करने के लिए और आंसर राइटिंग के लिए, हम्म। इवन तैयारी करने के लिए बहुत बड़ा मन रखना हाँ। होता है। और एमपीपीएससी थोड़ा राइट। उसका छोटा सा पार्ट है, वो भी डिफिकल्ट है, लेकिन यूपीएससी से कम डिफिकल्ट है। यूपीएससी तो मतलब आप भूल जाओ। आप कभी ये तो सोचो ही मत कि मेरे को एक अटेम्प्ट, दो अटेम्प्ट, आप एक बार इसमें आ गए तो आपको बस भूल जाना है सब कुछ, और अब कुछ आसपास सब कुछ भुला के केवल यूपीएससी पे ही फोकस करना है। मतलब बहुत ये बात सही है कि यूपीएससी करने के लिए आपको जितना स्टूडियस स्टूडियस वो सब ठीक है, आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग होना जरूरी हाँ, होता है। मैम इस जर्नी में मेंटल सिचुएशन, आपके पास दोस्त थे लकीली, पर मेंटली बच्चे बहुत ज्यादा अफेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि बहुत अकेले पड़ जाते हैं, कहीं बाहर शहर में जाके पढ़ाई कर रहे हैं तो इतने दोस्त नहीं बन पाते हैं, या आसपास कैसा माहौल है जो उन्हें पसंद नहीं आ रहा है, फैमिली से दूर होते हैं, कई बार बच्चे बहुत फैमिली के क्लोज होते हैं, कहीं बाहर शहर में जाके पढ़ रहे हैं तो फैमिली अलग है, तो मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। आपने भी इतने लंबे समय तैयारी की, कुछ मेंटल हेल्थ टिप्स आप सभी एस्पिरेंट्स को आज देना चाहे कि किस तरीके से अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें? मेंटल हेल्थ का ध्यान रखने के लिए सबसे पहले तो मैंने बताया कि एक अच्छा दोस्त दोस्त होना बहुत जरूरी है। बहुत और जो जरूरी। किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप मुझसे शेयर करें, छुपाने की कोशिश ना करें। जी जी। आपका दोस्त आपको अगर वो बहुत अच्छा है तो कभी जज नहीं नहीं करेगा। करेगा, राइट। दूसरा, जो मोटिवेशनल वीडियोस होते हैं उसको आप देख सकते हो,
दूसरा सबसे बड़ा मोटिवेशन तो आपके पेरेंट्स होते हैं, उनसे बातें करें। अगर आपके राइट। जीवन में कोई समस्याएं हैं, आप नहीं कर पा रहे हो, आपसे नहीं हो पा रहा है, आपको लग रहा है कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, जी। तो एक बार अपने पेरेंट्स से बात करें। वो अगर चाहते हैं कि आप आगे की तैयारी करो या फिर कुछ और फील्ड में जा सकते हैं, अगर आपको गाइड करें तो आप जा जी। सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम पेरेंट्स हमारे ऊपर एक ड्रीम थोप देते हैं कि आपको सिविल सर्विसेज में राइट। जाना है, ऑफिसर राइट। बनना है, आपका मन नहीं होता है, हम्म। जबकि से आप दूसरी फील्ड में बहुत अच्छा कर लेते हाँ। हो। तो मतलब अगर आप दूसरी फील्ड में करना चाह रहे हो कुछ अच्छा, तो आप अपने पेरेंट्स से बोले। जरूरी बिल्कुल नहीं कि आप बिल्कुल। सिविल सर्विसेज में ही आओ, जी। क्योंकि देश की सेवा बस एक सिविल सर्वेंट नहीं कर रहा है। राइट। राइट। देश का हर एक व्यक्ति जो कुछ ना कुछ कार्य कर रहा है, कहीं ना कहीं रोजगार है उसके पास, वो मतलब देश की सेवा में अपना योगदान दे रहा है। बिल्कुल। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि पेरेंट्स से बातें करें, अच्छे दोस्त बनाएं, अच्छा म्यूजिक सुने, और स्पोर्ट्स ज्वाइन करें। स्पोर्ट्स काफी हेल्पफुल होता है स्ट्रेस बिल्कुल को रिलीव बिल्कुल करने में। बिल्कुल बिल्कुल। तो स्पोर्ट्स क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और जो स्कूल के बच्चे हैं, मैं उनको कहना चाहूंगी कि वो सेल्फ डिफेंस क्लासेस ज्वाइन करें। और स्पेशली मैं बच्चियों से कहना चाहूंगी, क्योंकि जब मैं स्कूल में थी तो मैंने कराटे सीखा था। मुझे एक ओह। मार्शल आर्ट में, मैं ब्लैक बेल्ट कराटे में। वाओ वाओ। और मैंने 11th क्लास में मेरा नेशनल भी हुआ है, हम्म। और मुझे गोल्ड मेडल भी मिला है। क्या बात है। ऑल्सो यू आर 26 बट यू आर सो फिट, मतलब लुकिंग सो यंग। क्या क्या टिप्स है ये इतने सेहत के राज के, क्या क्या ऐसा करते हैं आप? पहला राज तो ये है कि जेनेटिकली मेरे घर पे सब लोग ऐसे हैं। इसके पीछे ओके। कोई ऐसा राज नहीं है कि मैं एक्स्ट्रा एफर्ट कर रही हूँ। और दूसरा तो बस अभी मैं ट्रेनिंग से आ रही हूँ हाँ, फिलहाल, तो तो ट्रेनिंग ट्रेनिंग में सब तो लोग फिट ही रहते हैं। अब एक साल बाद देखते हैं क्या होता है। वो जो ट्रेनिंग एरिया है, RVCP, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्या एमपीपी, मध्य प्रदेश पुलिस हाँ, अकेडमी। तो वो बहुत बच्चों का ड्रीम है, कहते हैं वो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा आपका एक्सपीरियंस वहां जाता है। आपका एक्सपीरियंस कैसा था वहाँ? पहले तो फाउंडेशन कोर्स हुआ था हम लोगों का 45 डेज का, जी वो जी। आरसीपीवी नरोला हाँ में हुआ हाँ था हाँ। जिसकी आप बात हाँ कर हाँ। रही हो। 45 डेज का होता है। वो तो बहुत ही सुंदर है, और हम्म। मतलब कैंपस बहुत अच्छा है, जी सामने जी। लेक व्यू है जी। और अंदर इतने सारे पेड़ पौधे हैं। तो हम्म। मुझे वहाँ का जो नेचर, मतलब नेचुरल ब्यूटी थी वहाँ हम्म। की, वो तो मुझे बहुत ही पसंद आई। और वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जी। मतलब दिव्यांगजनों के लिए भी और सभी के लिए है, तो क्या मुझे बात वहाँ उस कैंपस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत पसंद आया। फैकल्टी बहुत अच्छी है, फैकल्टी बाहर से भी आती है पढ़ाने के लिए, है। जो जी जी। बहुत एक्सपीरियंस्ड होती है, जिसको कोई ना कोई अवार्ड मिले होते हैं, हम्म। और जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे केस संभाले हैं, वो लोग आते हैं। तो उनसे काफी कुछ सीखने को मिलता है। फिर उसके बाद स्पोर्ट्स क्लास रहती है, मतलब हम्म। आप ना अलग अलग एक्टिविटीज में वहाँ हाँ। बिजी हो जाते हो। सुबह डांस क्लास में जाना, क्या म्यूजिक क्लास, बात है। पेंटिंग क्लास, स्विमिंग क्लास, ये सारी चीजें होती। फिर शाम में स्पोर्ट्स में चले जाओ, वाह। नहीं मन लग रहा है तो बाहर चले जाओ, लेक व्यू रहता है। क्या तो बात। फिर बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे। आपको सुन के आज बहुत सारे एस्पिरेंट जो आज आपको सुन रहे होंगे, उनको बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोगों का सपना है ये जिंदगी जो आज आप जी रहे हो। फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर हो जाना, वो ट्रेनिंग एकेडमी, और वो पहली पोस्टिंग, ये सब चीजें बहुत फैसिनेटिंग लगती है लोगों को। और नो डाउट अगर आप भी शिद्दत से, जैसे कि मैम ने जो भी आपको टिप्स बताई, अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो आप भी एक दिन मेरे साथ इसी किसी एपिसोड में बिल्कुल एज अ गेस्ट बैठे होंगे, नो डाउट। आपका बहुत वक्त कम हुआ है ग्वालियर में, सो हम ये तो नहीं कह सकते कि आपको ग्वालियर कैसा लग रहा है, क्योंकि बहुत कम समय हुआ है, आपने कम जाना है। क्या कुछ ऐसी कमियां आपको महसूस हुई कि हमारे ग्वालियर को जिस पे काम करने की ज्यादा जरूरत है? अभी तक तो मुझे इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं हो पाया है, लेकिन जो क्राइम रेट है मुझे जी लगता है ग्वालियर में थोड़े ज्यादा है। और जी। जो मोडस ऑपरेंडी है क्राइम करने का, जी जी। तो यहाँ पे बहुत अलग है, तो उसको समझने में मुझे भी टाइम लगेगा। तो मैं अभी ओके। कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगी इस चीज बिल्कुल पे। बिल्कुल। यूजली जब क्राइम बढ़ रहा होता है कि, तो हर किसी की मेंटेलिटी अलग है, हर किसी का सोचने का अप्रोच अलग है। जनता अधिकतर पुलिस को ब्लेम करने लग जाती है कि अरे पुलिस क्या कर रही है, इतना क्राइम बढ़ रहा है, जबकि हम जो देख रहे हैं इस समय ग्वालियर पुलिस अपने फुल ऑन एक्शन मोड में है। हर रोज हम देख रहे हैं कोई ना कोई आप लोग सोशल प्रोग्राम कर रहे हैं, हर रोज हम देख रहे हैं कोई सीनियर ऑफिसर तक फील्ड में होता है, जनता के रूबरू हो रहा होता है। हर कैंपेन आप लोग चला रहे हैं, कोई भी अगर क्राइम भी होता है तो उसका तुरंत से तुरंत उसका पूरा मैटर सॉल्व किया जाता है, सब उनको इंसाफ मिलता है। पर जनता का दिमाग में सबसे पहले यही आता है कि अरे पुलिस क्या कर रही है। तो उनके लिए आप कुछ मैसेज अगर देना चाहें तो? जो पुलिस की मैं छवि पे बात करना छवि। चाहूंगी। पुलिस की छवि वैसे तो बहुत नकारात्मक है, क्योंकि पहले जो पुलिसिंग थी वो थोड़ी डिफरेंट थी, हाँ और अभी हाँ। की अलग है। अभी बहुत की अलग काफी है, बेहतर हो बहुत अलग। गई है। पहले तो बहुत, मतलब पुलिस किसी को भी मार दिया करती थी, किसी को भी पीट दिया करती थी। और मोस्टली जो कुछ चीजें हैं पुलिसिंग में देखा जाए तो, कभी
गाली दे देना, मार देना, तो इन सब चीजों की वजह से पुलिस की छवि बहुत खराब हो जी चुकी है। जी लेकिन अब ऐसा नहीं है, पुलिसिंग बिल्कुल बहुत नहीं है। चेंज हो गई है। पुलिस बहुत पोलाइटली बात करती है, आपकी हर एक समस्या को बहुत ध्यान से सुनती है। जन सुनवाई के दिन तो जी बहुत पेशेंटली सुनती है पुलिस आपको। तो मुझे लगता है कि पहले छवि खराब थी, अब धीरे धीरे छवि हम सभी के मन में चेंज हो रही है। बहुत हो रही है सच में, और ये चीज हम खुद देख रहे हैं। आंखों देखा आप कैसे नकार सकते हैं। इस समय ग्वालियर पुलिस, हम बहुत आपसे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप जिस तरीके से काम करते हैं हमारे बीच में। जब सभी जो जो भी ऑफिसर होता है मेरे एपिसोड में, उनसे हमेशा एक सवाल पूछती हूँ कि कैसे आप, हम आपको रोज देख रहे होते हैं, आप 10-10 बजे तक आप ग्राउंड में ही हैं, सुबह से आप ग्राउंड में ही हैं, आपको हम हर रोज एक्शन मोड में देख रहे हैं। कैसे आप प्रोफेशनली और पर्सनली अपनी लाइफ बैलेंस कर पाते हैं, कैसे पर्सनल लाइफ के लिए टाइम मिल पाता है। तो वो हमेशा कहते हैं कि अरे मैम नहीं मिल पाता, हमेशा घर से डांट ही पड़ रही होती है और हमेशा प्रोफेशनल लाइफ के चक्कर में पर्सनल लाइफ जो है वो हिंडर हो ही रही होती है। तो बिल्कुल आप अपने पुलिस वालों के आसपास बिल्कुल रिस्पेक्ट करिए, और वो बहुत ही शिद्दत से बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। हम बहुत ग्रेटफुल है कि हमारे आसपास इतने अमेजिंग ऑफिसर हैं। मैम को यहाँ बहुत कम वक्त हुआ है, बट आई होप पूरा ग्वालियर उन्हें बहुत अच्छे से ट्रीट करे। बहुत अमेजिंग आप मेमोरीज यहाँ पे बनाए। बहुत सारी बेस्ट विशेष आपको है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस एपिसोड को समाप्त करते हुए पूरे ग्वालियर को, हमारे चंबल संभाग को आप कोई मैसेज देना चाहते सोच नहीं पा रही हूँ क्या हैं? मैसेज कुछ भी दूँ। मैसेज, मतलब कोई, चाहे वो नशे से दूरी के लिए हो, चाहे वो हमारे एमपीपीएससी स्टूडेंट्स के लिए रहे हो, कोई भी मैसेज। हाँ, जो मेन उद्देश्य था यहाँ इस प्लेटफॉर्म में आने का, वो तो नशे से दूरी जी अभियान जी के लिए मैं आई हूँ। जी तो इसी से रिलेटेड मैं कुछ कहूंगी कि अगर आपके आसपास कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी पर्सन जो इन सब चीजों में संलिप्त जी है या जी ड्रग ले रहा है, तो अगर आप ऐसे लोगों को क्योंकि हम देखते हैं आजकल बहुत सारे जो यंगस्टर्स है, एक हम्म। ग्रुप बना के कुछ ना कुछ वो स्मोकिंग कर रहे होते हैं, राइट ड्रिंकिंग कर राइट रहे होते हैं, राइट। या फिर मतलब अलग अलग तरीके होते हैं ड्रग्स हाँ लेने के, राइट, तो वो सारी चीजें कर कर रहे रहे हो। होते अगर कोई इस टाइप की एक्टिविटीज में शामिल है और आप देख रहे हो, तो जो बहुत सारी हेल्पलाइन है, हैं। मैम ने बताया था, जी किरण अहिरवार मैम ने जी बताया था, जी उस जी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें और पास के थाने में टीआई को कॉल करके बता सकते हैं। बिल्कुल। तो बस मतलब खुद भी नशे से दूर रहे, लोगों को भी दूर रखे, लोगों को क्योंकि भी नशा नाश का कारण है ये कहा जाता है। तो नशे राइट से राइट। जितनी दूरी बनाए रखे उतना अच्छा रहेगा, खुद के लिए, फैमिली के लिए, जी सोसाइटी के लिए और जी अपनी कंट्री के लिए। बिल्कुल सच बात है। और जितना गलत करना गलत है, उसको सहना, या आपकी आंखों देखी अगर आप उसको नकार रहे हैं, या आप आंखों देखी आप उसको इग्नोर कर दे रहे हैं, तो वो भी गलत है। प्लीज बी वोकल अबाउट इट और एक जिम्मेदार नागरिक बनिए। ग्वालियर पुलिस पूरा प्रशासन अपनी तरफ से फुल एफर्ट्स डाल रहा है आपको अवेयर करने के लिए। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक जिम्मेदार नागरिक बने, हम अवेयर हों और सही गलत जाने। और अगर आपके आसपास भी कोई इलीगल एक्टिविटी हो रही है तो उसके बारे में प्लीज अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन पे जाके कंप्लेंट रजिस्टर कराएं। और जैसा कि कैंपेन का मेन मोटिव है नशे से दूरी है जरूरी, तो वो बहुत जरूरी है। नशे से अपने आप को पूरी तरीके से दूर रखिए। जब हम बात करते हैं नशे की, तो नशा मतलब लोगों के मन में आता है कि केवल ड्रग्स, तो ड्रग्स ही नहीं है, स्मोकिंग, अल्कोहल, एवरीथिंग इज कंसिडर्ड एज नशा। तो सब तरीके से दूर रहिए। लोगों का एक मन में जाते जाते मैम एक सवाल और मेरा रह गया, मन में ये भी रहता है कि अरे कभी कभी तो चल जाता है, कभी कभी स्मोकिंग इज नॉट, इतना मुझे नशे की आदि थोड़ा ना हूं, मैं इतना एडिक्ट थोड़ी ना हूं। पर वो थोड़ा थोड़ा करके कैसे चीजें खराब हो जाती है, मैं चाहूंगी इस पर भी आप थोड़ा सा हमें बताएं कि एक मैसेज उनके लिए भी कि ये थोड़ा थोड़ा ही बहुत रिस्की हो जाता है। लोग कहते हैं बहुत बार तो पीयर प्रेशर में आके हम कर लेते हैं, मतलब हाँ। किसी प्रकार का स्ट्रेस नहीं है, हम्म, लेकिन पीयर प्रेशर में आके हम लोग कर हाँ लेते हैं कर क्योंकि लेते हैं। फ्रेंड्स कर रहे हैं, हाँ तो हाँ एक बार हाँ हम भी ट्राई कर हाँ लेते हैं। हाँ दोस्त ट्राई कहते ट्राई हैं कर कि लेते लाइफ में हर एक मतलब कोई भी चीज एक बार जरूर हैं। ट्राई करना चाहिए, तो दोस्त के कहने पे कर लेते हैं। हम्म, फिर एक बार जैसे कि मैंने कहा कि ड्रग्स जब कोई इंसान लेता है, जी जी। तो डोपामिन रिलीज होता हम्म, है, और डोपामिन रिलीज होता है तो उसको एक प्रकार का हाई फील होता है, और फिर वो एक बार उसने कर लिया, जी। उसको फील हो गया, फिर जैसे उसका इम्पैक्ट खत्म हुआ उसको फिर से लो फील होने लगा। राइट फिर वो राइट। सोचता है कि फिर से मुझे फिर से ट्राई करना चाहिए वो फील करने के लिए। तो वो मतलब उस चीज से फिर बाहर नहीं आ नहीं आ पाता है, पाता, वो और उसको, चेन फंस हाँ, जाते हैं। उसको पता भी नहीं चलता कि वो किस तरीके से नशे की गिरफ्त में फंस रहा है, लेकिन वो फंसते जाता है, और एक टाइम आता है कि वो निकल नहीं पाता और सब कुछ बर्बाद हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। सो शुरुआती कभी कभी वाला सीन भी बिल्कुल हटाइए और नशे से पूरी तरीके से दूर रहिए। और राइट, दिस इज इट। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। बहुत ही अमेजिंग एपिसोड था, हमने सब कुछ कवर किया, हमने बहुत सारी बातें भी करी। और एपिसोड तो मतलब ऑलमोस्ट ऐसा था कि हम बहुत ही अच्छे से केवल बातें ही कर रहे थे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम, फॉर बीइंग थैंक यू, विद अस। बहुत अच्छा लगा आपके साथ। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातचीत करके। थैंक यू। थैंक यू। और राइट, सो जैसा कि रेडियो चस्का का पूरी ग्वालियर पुलिस का मोटिव है कि नशे से आपको दूर रहना है, तो प्लीज नशे से दूर रहिए। अपने आसपास की लीगल एक्टिविटीज को भी अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाके बताइए, या
आप अनोनिमस कंप्लेंट भी आसानी से कर सकते हैं, जिसमें आपका नाम पूरी तरीके से सेफ रहेगा, आप पूरी तरीके से सेफ रहेंगे। तो प्लीज आवाज उठाइए, एक जिम्मेदार नागरिक बनिए। मिलती हूँ कल फिर एक और एपिसोड के साथ। 30 तारीख तक आपको रोज हमारे साथ 2 से 3 में जुड़ना है। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सुनते रहिए रेडियो चस्का 95 FM, बिंदास बजाओ। तेरा है